যায় না, চলো এখান থেকে ওঠো। ওঠো না বেটা, ওখানে একটুখানি যাবি, এদিকে কতটা ঘুরবি বলতো। ওঠ ওঠ, ঠিক আছে তুই ওঠ না, ওঠ ওঠ ওঠ, হ্যাঁ আমি ধরে আছি, ওঠ। আরে কি গান করছিস রে, ওঠো 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 ওঠো। হ্যাঁ চল চল চল, এই তো ভেরি গুড, চলো। পড়ে গেলে পাটা ফেলে দেবে, ঠিক আছে চলো, মামাম বললো না। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो और खुशी खुशी हो। आगे न्यू ईयर आने वाला है। मेरा गला ना थोड़ा खिच लग रहा है क्योंकि मैंने कूल खाया था, बेर बोलते हैं जिसको। मैंने थोड़ी देर पहले बेर खा लिया था तो ठंडी में उसको ऐसा खिच हो रहा है। तो चलो जो भी हो, आपका सबका नया साल आने वाला है, तो नया साल सबका अच्छे से बीते, यही सबकी विश है और मेरी भी विश है। चलो इस साल को जल्दी से टाटा बाय बाय करते हैं। लेकिन इस साल जितना सब बोल रहे हैं ख़राब था, लेकिन थोड़ा अच्छा भी था कि फैमिली मीटअप अच्छे से हुआ है। हम लोग टीवी पे पुराने जो सीरियल होते हैं, रामायण महाभारत, ये सब हम लोगों ने देखे हैं, बच्चे ने भी देखे, अच्छा लगा। तो इस वजह से मुझे ठीक ठाक लगा ये साल, फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करने को मिला, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। और आज मैं आप लोगों के साथ एक मेरी लाइफ की बहुत ही पेनफुल चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिस पेन से मैं अभी तक मतलब सफ़र कर रही हूँ और मालूम नहीं मरते दम तक सफ़र करना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। मुझे ना आर्थराइटिस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत है और ये मुझे शुरू हुआ था 2011-10 से दर्द शुरू होने से पहले 1 साल तक करीब मेरा एक रिमोटॉइड फीवर आता था। वो हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये रिमोटॉइड फीवर है। हम लोग सोचते कि ऐसा ही फीवर है, सीजन चेंज की वजह से हो रहा है या इम्यूनिटी कम की वजह से हो रहा है, हम लोग ऐसे ही सोचते थे। मम्मी पापा भी वैसे ही सोचते थे। हम लोगों को क्योंकि नॉर्मल लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इतनी कम उम्र की लड़की को, 21 साल की लड़की को रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। ये गाठिया का रोग जिसको बोलते हैं, बात, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है, किसी का अंदाज़ा नहीं था। ये तो बूढ़े लोगों को होता है गठिया वाली बीमारी, गठिया की दर्द जो आर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस या रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ये तो बूढ़े लोगों को होता है, यंग लोगों को नहीं होता है। लेकिन ये गलतफहमी एक गलतफहमी हम लोग थे। जब मुझे आर्थराइटिस की शिकायत हुई, जब मैं, आप लोगों को मालूम ही होगा, कोलकाता में SSKM जो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा PG जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मैं दिखाने जाती थी रिमोटॉइड क्लिनिक में। तो वहाँ पे जाके मतलब 9 साल के बच्चे को मैं देख रही हूँ रिमोटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत है। बच्चे कुछ दर्द के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये इतना ख़राब बीमारी है, क्या बोलूँ। मतलब जब मैं दिखाने गई थी डॉक्टर, तो पहले दिन ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये जो तुमको पकड़ रही है ये बीमारी, तो ये तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे साथ जाएगी। जब तुम मर जाओगे उसी के साथ ये विदा लेगी, नहीं तो नहीं, पूरे लाइफ इसको झेलना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो क्या करें। आर्थराइटिस को झेलते रहे, फिर बहुत दर्द जिसको होता है एक वही समझ सकता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस का क्या दर्द होता है, गाठिया का क्या दर्द होता है। मेरा जो ये सब देख रहे हो ना, ये सब फूला हुआ है। ये देखो मेरी उंगली, ये देखो ये वाली उंगली, देखो कितना फूला हुआ है। ये देखो मेरा हाथ ना ऐसे होता नहीं है, ये देखो ऐसे हो रहा है। इस तरह से मेरे हाथ को मैं बेंड नहीं कर सकती, देख रहे हो ना।
कितना खुला है, बैंड नहीं कर सकती। तो पहले मेरा हाथ से शिकायत शुरू हुई थी, मेरी रिमोट आर्थराइटिस का दर्द हाथ से शुरू हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फैला, ये पूरा सूज गया था, इतना फूल फूल के इतना बड़ा हो गया था, मतलब मोटा मोटा हो गया था उंगली। फिर दवाई लेने के बाद ठीक हुआ, ठीक हुआ, ठीक हुआ, थोड़ा बहुत ठीक हुआ। फिर मेरी दर्द यहाँ पे रहता था, दोनों शोल्डर जॉइंट पे ये रहता था मेरी दर्द। फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी ना यहाँ पे भी होता था, और कॉलर बोन पे भी होता था, कॉलर बोन पे भी होता था, और इस साइड में भी जो हड्डी है ना, ये यहाँ पे भी होता था। मतलब पहले पहले ये सब में शिकायत था, इसी में ज़्यादातर था। तो उसके बाद ना मेरा लव रिलेशन भी चल रहा था। फिर उसके बाद 2011 में मेरी शादी हो गई थी मैं, क्योंकि दर्द रहता था, लेकिन मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता था, और उन्होंने सब कुछ जान के ही मुझसे शादी की थी। ये तो मतलब मेरे भाग्य है, और क्या बोलूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए सब कुछ जान के मेरे साथ शादी किया। क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने बोल ही दिया था कि ये बीमारी कभी जाने वाली है नहीं, तो इसको लेकर ही चलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अगर ये शादी के बाद पता चलता तो क्या होता, पहले पता चला है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा। तो चलो इसी, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मेरा इस स्कीम का जो टिकट जो प्रेस्क्रिप्शन होता है वो मेरा इस स्कीम का है। ये देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, ये हेजी आ रहा है, टुम्पा दीवान लिखा हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली नाम मेरा टुम्पा ही है, तो इसलिए घर में मतलब मेरे हस्बैंड का दिया हुआ नाम सांझ है, और ऑफिशियली नाम ये है टुम्पा। तो टुम्पा दीवान लिखा हुआ है, मेरा मायके का टाइटल दीवान है। और ये देखो मेरा एज भी लिखा हुआ है 21। ये बहुत सारा बंच बहुत है, बहुत है, ये बहुत है। ब्लड टेस्ट की काफ़ी रिपोर्ट है। जब मेरा पहला रिमोटॉइड अर्थराइटिस पकड़ा गया था तब मेरा ये सर था 158 मेरा ये सर था, मतलब इतना दर्द, इतना वो सब था। फिर उस घटते 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 थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, अब थोड़ा कंट्रोल में आ गया, तब तो देखना पड़ेगा। ये चलो ठीक है। 2015 के सितंबर में मेरा बेटा हुआ। बेटा होने के बाद मैं एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। मतलब जिस दिन मेरा सीजर हुआ उसके पर एनेस्थेशिया का जब वो मतलब एनेस्थेशिया का क्या बोलते हैं असर जब ख़त्म हो रहा था ना, ख़त्म होने के बाद जब चलने फिरने लगी थी, एकदम से मैं नॉर्मल, एकदम अच्छी, एकदम फिट थी मैं, चल रही थी, कोई बात नहीं है। तो एक बार उसके बाद क्या हुआ, 2015, हाँ मेरा बेटा हुआ, ठीक ठाक हुआ सब कुछ। तो चलो वैसे सब ठीक ठाक चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। और मेरे बेटे को बहुत मतलब डॉक्टर के पास ले जाना, वैक्सीन देना, ये सब मैं और लाल दोनों मिलके कर रहे थे, ठीक ठाक ही था। लेकिन मेरा बेटा का जब 4 महीना, उसका 4.5 महीना शायद उसका एज था, 4 या 4.5 महीना, तब अचानक से एक दिन मतलब उसके एक हफ्ते पहले से मेरे मतलब नी में बहुत दर्द था, बहुत दर्द था, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। क्योंकि मैंने बिफोर प्रेगनेंसी 1.5 साल दवा नहीं ली थी। ये रूल्स बताया गया था मुझे इस स्कीम से कि अब जब कंसीव करने की सोचोगे तब आपको पहले से 1 साल, कम से कम 1 साल आपको दवा नहीं लेना है, क्योंकि दवाई के असर बहुत ख़राब होता है। तो इसलिए मैंने 1.5 साल तक, मतलब बिफोर कंसीव करने के बिफोर मैंने 1.5 साल तक कोई भी दवाई नहीं ली थी। और फिर मेरा बेबी हुआ, फिर 4 महीने के बाद भी मैंने कोई दवाई नहीं ले रही थी, क्योंकि बेबी बेस्ट फिट कर रहा था, इसलिए मैंने कोई भी दवाई नहीं ली थी। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ, मैं खड़ा हो नहीं पा रही हूँ, मतलब अचानक से अबीर का उस दिन वैक्सीन था, मैं उसको मुझे उसको वैक्सीन दिलाने जाना था। लेकिन अचानक से मैं रेडी भी हुई हूँ, बहुत कष्ट करके मैं रेडी हुई थी, लेकिन फिर मैं खड़ी नहीं हो पाई। मालूम नहीं उस दिन क्या हुआ, एकदम से खड़ी नहीं हो पाई। वो जो मैं बैठ गई तो बैठ गई, फिर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। वो मतलब ऊपर वाले ने ना मेरे हस्बैंड को इतना धैर्य दे के भेजा है, और इतना मतलब मुझे मेरा भगवान मेरा हस्बैंड ही है, मुझे लगता है एक वही है। वो मुझे
मतलब अपने पीठ पे टांग के, कभी गोदी में उठा के मुझे बाथरूम ले जाता था। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉमन बाथरूम है, बाहर ही है। तो बाथरूम ले जाता था। बाकी पूरा काम, मैं पूरा बिस्तर पे बैठ गई पूरा, और मेरा नी एकदम से पूरा इस तरह, ऐसे तो रहता है ना, मेरा नी आहिस्ता 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 इस तरह से बैंड होता गया, इस तरह से एकदम से बैंड हो गया इस तरह से। फिर मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई। फिर क्या करें क्या करें। फिर हम औलुकेंदु घोष के पास गए। वो कैलकाटा केमिस्ट में बैठते थे, क्योंकि पीजी में जाने का मतलब कोई वही नहीं हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड के पास उतना टाइम नहीं था, और मैं एकदम चल नहीं पा रही थी, छोटा बच्चा था, उतना टाइम लगेगा, कुछ भी मतलब हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हमने कैलकाटा केमिस्ट में दिखाने की सोचे। मैं गई, औलुकेंदु घोष ऊपर बैठते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, लेकिन मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ नहीं सकती थी तब। फिर वो नीचे आके मुझे देख के उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस नी का ऑपरेट करना पड़ेगा। तो तब तो सुन के मेरा एकदम होश उड़ गया है। तो उन्होंने 4 हॉस्पिटल का नाम सजेस्ट किया था कि इसी हॉस्पिटल में कोई भी ऑर्थोपेडिक दिखा लो, फिर कंसल्ट करके इनको मतलब नी को सर्जरी करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है। तो उसी हॉस्पिटल में एक था आमरी का भी नाम था। तो मेरे पास में एक अंकल है, तो उन्होंने बोला कि मेरे आमरी में एक डॉक्टर है बहुत अच्छा। तब मैं एकदम बिल्कुल बैठ गई। मेरे हस्बैंड मुझे गोदी में लेके जाते थे बाथरूम, वहाँ से उठा के लाते थे, मतलब इतना ख़राब सिचुएशन था। मेरा बच्चा छोटा था एकदम, मैं बिस्तर में बैठ के उसको नहाती थी। मतलब मेरे पास ना वो मोमेंट बहुत ख़ास था कि मैं वो मोमेंट खोना नहीं चाहती थी, कि मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ, ये रही, क्या बताओ। इस तरह से चलता रहा, ये दिखाना विखाना, इस तरह से 1 महीना हो गया है मेरा। 1 महीना हो गया है। मेरे बेटे का ब्रेस्ट फीडिंग भी छोड़ गया था तब। क्योंकि मेरा दवाई चालू हो गया था, इंजेक्शन चालू हो गया था, सब कुछ चालू हो गया था, तो उस वजह से फिर मैंने एक दिन लाल समय निकल के, फिर लाल और उस पास वाले अंकल ने सोचा कि मुझे लेकर जाएंगे आमरी। तो आमरी में लेकर गए, डॉक्टर कमल कुमार सिन्हा को हम दिखाए। मैं क्या बताऊँ मैं जब पहली बार उनके पास गई, ज़िंदगी में पहली बार व्हील चेयर में बैठी हूँ। क्या बताऊँ यार, मतलब इतना ख़राब लगता है, इतना ख़राब लगता है, जो बैठता है उसी को मालूम होगा शायद। इतना ख़राब लगता है। व्हील चेयर में बैठ के मैं गई थी, बहुत रोना आ रहा था मुझे। मेरे छोटे से बच्चे को मैं घर पे छोड़ के गई थी, मेरी देवरानी थी, मेरी सास थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं व्हील चेयर पे बैठ के गई, तो उनके पास जब गई तो वो बोले कि आओ बेड पे आके लेट जाओ, मुझे तुम्हें चेक करना है। तो मेरे हस्बैंड उठ के मुझे उठाने लगे। तब वो मुझे बोले रुको रुको रुको, तुम क्यों उठा रहे हो। मेरे हस्बैंड को बोले तुम क्यों उठा रहे हो, उसको खुद उठने के दो। तो मेरे हस्बैंड बोले वो उठ नहीं पाएगी, उसका पैर में उतना जोर नहीं है। वो तब उन्होंने बोला क्यों नहीं उठ पाएगी, ये बच्चे से लड़की है, क्यों नहीं उठ पाएगी। तब मेरी एज थी 21। उठाने दो। 24, हाँ 24 साल की थी मैं, 24-25 साल की थी, 24-25 साल की थी। तो बोली कि ये इतनी उम्र की लड़की है, क्यों नहीं उठ पाएगी, इसको खुद खुद उठने दो इसको, ये उन्होंने बोला। तो फिर मुझसे तो नहीं हो पा रहा था, किसी तरह से मैं उठकर मतलब बेड पे गई, मतलब उठ नहीं पा रही थी कि बस किसी तरह, मेरे हस्बैंड भी हेल्प किए थे, किस तरह उठ के गई। तो उन्होंने बोला कि इतनी छोटे, उनका बात इतना मतलब मोटिवेट करने वाला था ना, क्या बताओ। बोले नहीं नहीं नहीं, इतनी सी उम्र में लड़की को कौन सा नी सर्जरी करवाना है, कोई सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगी। वो जो क्या बोलते हैं, वो जो एक जोश वाली बात होती है ना, उन्होंने मुझ पे डाल दिया था। मतलब मुझे क्या बोलो, एक जोश होता है जो, हाँ तुम ठीक हो जाओगी, ऐसे कोई बात नहीं है, छोड़ दो ये दो, वो उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। मतलब मोटिवेट इतना कर दिया ना उन्होंने कि हाँ मुझे करना है बस। तो उस 1 महीने के बाद उनके पास दिखाने का डेट था मेरा, तो मैं चली आई। फिर उनकी दवाई खा रही थी, सब खा रही थी, लेकिन फिर एक मेरी एक पड़ोस वाली भाभी है, आस पड़ोस पे सब हमारे वेल विशरी है।
वेल विशर जो होते हैं, तो उन्होंने एक और दीदी को लेकर आए कि बोले एक आयुर्वेदिक दवाई है, तुम उसको खा के देखो, उससे सब सब मतलब अच्छा हो रहा है सभी की बीमारी, तो तुम उसको खा के देखो, शायद तुम अच्छे हो जाओ। हम बोले कि ठीक है चलो खा के देखते हैं। मेरे हस्बैंड तो मतलब जो दवा दुआ जो जो बोले हैं, मतलब जो इंसान जा मतलब जो कुछ भी बोले हैं, मेरे हस्बैंड उसी में राजी हो गए, मेरी मम्मी भी उसी में राजी हो गई। मेरी मम्मी भी दुआ द मंदिर मस्जिद जहाँ पे मम्मी हो सके वहाँ पे मम्मी मन्नत मतलब मांगती रही। और क्या बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक दवाई भी चल रही थी मेरी। और सबसे अच्छी बात थी कि तब मुझे फूड पैच का मालूम नहीं था, और क्या होता है फूड पैच वगैरह। उस टाइम उतना मोबाइल का उतना ये नहीं था कि सभी के पास मोबाइल हो सभी जाने, इस तरह का कुछ नहीं था। तब मुझे फूड पैच दिया है उन्होंने। फूड पैच दिया था उन्होंने, तो मैंने वो फूड पैच लगा के फूड पैच लगाती थी। बहुत कॉस्टली आता था वो फूड पैच, लेकिन अब तो मुझे सस्ता में मिलता है ये फूड पैच। ये वाला फूड पैच तो मुझे सस्ता में मिलता है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी, अमेज़ोन से मंगवाई थी ये वाला फूड पैच। तो फूड पैच वगैरह सब लगाती थी, बहुत अच्छे से मतलब रिज़ल्ट आ रहा था आ रहा था। एक दिन मेरा दिमाग में ये टारगेट था, मैं इतना कष्ट करती थी कि यहाँ से उठ के वहाँ तक मतलब झाड़ू को लेके झाड़ू देना ये देना, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही था कि आज मेरा बेटा छोटा है, कल मतलब 6 महीने होने के बाद मेरा बेटा वो चलने लगेगा, तब उसके पीछे कौन दौड़ेगा। माँ माँ ही होती, घर में सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी माँ का काम तो मतलब अलग ही होता है ना। तो इसीलिए मैं मेरे दिमाग में सिर्फ वही टारगेट था कि मुझे चलना है मेरे बेटे की वजह से और मेरे हस्बैंड की वजह से, जो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं उनके लिए चल नहीं पाऊँगी, ज़रूर चल पाऊँगी। फिर ये सब करने के बाद 1 महीने में मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड मुझे बाथरूम में कोमोड में बिठा के आए। मैं कोमोड में बैठे नहा वहा लेती थी सब कुछ, लेके फिर वो वहाँ से उठा के मुझे लाते थे। कोमोड में बिठा के आ गए, आके वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, और मैं आहिस्ता आहिस्ता उठ के मैं पकड़ पकड़ के मतलब वॉल को पकड़ पकड़ के मैं घर में चली आई। घर में आके मैं बिस्तर पे बैठ गई। इतना मतलब कष्ट हो रहा था। मेरा हस्बैंड थोड़ी देर बाद जाके बोला कि बाथरूम में, अरे तुम कहाँ गई हो, बाथरूम में क्या कर रही हो? कहाँ से आई हो? मतलब वो जो खुशी था ना, वो उस दौरान ना मेरे दिमाग में ऐसे वो सब चीज़ें चलने लगा कि नहीं ये दिखा के दिखाऊंगी, ये दिखा के दिखाऊंगी, ऐसे दिखा के दिखाऊंगी, ऐसे दिखा के दिखाऊंगी। तो तब मैं एक दिन क्या हुआ कि रात को मैं पूरी बैठी हुई थी, मैंने कभी ऐसे खड़ा होके कभी नहीं देखा था। तो गार्डन में बैठी हूँ, मतलब जो हॉल में बैठी हूँ, दिखाई दिया मुझे कि तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली है। तो ऊपर वाले सनसेट से जब मैं निकालूंगी ना वो सब, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास ट्रैक्शन भी था। मुझे वैक्स वाला वो भी दिया था, क्या बोलते हैं वैक्स थेरेपी जो होता है मोम का। मैं इतना रोती थी, वो गरम गरम मोम जब पैर में पड़ता था मैं बहुत रोती थी। मेरे हस्बैंड 2 दिन दिए थे और उसके बाद से नहीं दिए थे, बोले मैं तुम्हारा इतना रोना सहन नहीं कर पाती। तो उस मैंने वैक्स थेरेपी ज़्यादा नहीं किया है, मैंने ट्रैक्शन लिया था, तब मेरी सीज़र भी हुई थी। मतलब ट्रैक्शन मेरा बैक में बहुत दर्द होता था ट्रैक्शन की वजह से। कितना कितना किलो का
मैं जो एलोपैथी दवाई के साथ जो आयुर्वेदिक दवाई भी लेती थी, तो वो सारी दवाई ये थी कि मतलब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे वो मुझे सजेस्ट किए थे स्पिरुलिना, ग्लूकोजामाइन और नोनी और कैल्शियम। ये चारों दवाई मैं लेती थी और ये चारों दवाई फ्रेंड्स, काफ़ी मैं काम एक ही बात करती बताना है। चाहती अभी हूँ तक मैं कि कैल्शियम लेती हूँ। एक्सरसाइज करते रहो हो गया और था कि फिट रहा मुझे करो। चल के बस ही जाना है। उन्होंने एक्सरसाइज ही 1 एक महीने के बाद रास्ता बोला है है, तो मुझे फिट 1 रहने महीने का। के बाद उनके पास चल के ही जाना है, चाहे जो भी हो। फिर मैंने चल के गई, हाँ। लेकिन मेरा एक दिक्कत ये हो गया कि मेरा नी ना बैंड हो गया है। हाँ, उन्होंने ट्रैक्शन भी दिया था, ट्रैक्शन मेरा ऊपर रखा हुआ है। अगर आप चाहो तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। आपको बस आपके मन की जोड़ होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। तो इस वजह से मैं यही हाथ लेके रोटी भी बेलती हूँ। आप लोग देखते हो मेरी वीडियो, देखोगे, देखते भी हो कि मैं रोटी भी बेलती हूँ, मैं छत पे भी चढ़ती हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं मेरे बच्चे को साइकिलिंग भी सिखाती हूँ। रहो बस, ज़िंदगी मस्त कट जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।